नमस्कार। दूरदर्शन मेघालय में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को घोषित किया है हमारे देश ने और काफ़ी पावन पर्व है, क्योंकि राजभाषा का सफ़र तो हिंदी तय कर चुकी है। अब राष्ट्रभाषा कैसे बनेगी, उसमें क्या चुनौतियां हैं और कैसे हिंदी ने अपनी लोकप्रियता के स्तंभ गाढ़े निर्धारित किए हैं। केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व में हिंदी की पताका फहरा रही है, क्योंकि हिंदी का रूप ही सहज पानी के समान है। जैसे सुनिए वैसे बोलिए। कई सारी स्थानीय भाषाओं को समेटे हुए हिंदी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा की आरंभ हम करते हैं हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के भारत भारतीय के मंगलाचरण की 2 पंक्तियों से। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये कल्पना लेकर के राष्ट्रकवि हम सबको संदेश छोड़ गए और हम निरंतर इस ओर आगे बढ़ें, ऐसा कह गए और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 21 जनवरी 1972 में मेघालय को राज्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। इसके पहले ये असम का हिस्सा था। मेघालय में मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। आज इसके 40 शिक्षण केंद्र और 27 परीक्षाएं केंद्र हैं। रत्न तक की परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जाती है। मैं हिंदी की दशा की बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग मेघालय की बात करेंगे। इस संस्था का कार्य क्षेत्र पूरे मेघालय में है। राजधानी शिलांग में एक राष्ट्रभाषा विद्यालय खोला गया है और अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। मेघालय के संदर्भ में सबसे सुखद बात यह है कि प्रारंभिक हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सुप्रसिद्ध खासी नेता माहम सिंह, श्री बैकुंठ नाथ सिंह, श्री केशव शर्मा, श्री विश्वनाथ उपाध्याय और श्री पद्मनाथ बोल ठाकुर, इन लोगों ने हिंदी के प्रचार प्रसार पे काफ़ी योगदान दिया और कह सकते हैं कि जो हिंदी एक व्यावसायिक रूप से हमारे यहाँ आई थी, इन्होंने उसको गति प्रदान की। आगे इसकी स्थिति कैसी है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और किस प्रकार से इसमें संभावनाएं बनती हैं, इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम बाबू शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और ये एक एकेडमिक काउंसलर हैं इग्नू में। अलावा इसके यही इनकी पहचान नहीं है, ये एक लेखक हैं, कवि हैं और देश की सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं में निरंतर ये छपते रहे हैं और निरंतर छप रहे हैं और हिंदी में लगातार क्रियाशील हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है पुनः। और आइए, हमने अपनी बात आपके परिचय के द्वारा कर दी जी। और अब हम आपकी जो है विशेष जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे और हमारे दर्शक भी इसको सुनेंगे जी। तो सबसे पहले हमारे सामने यह आई कि हिंदी की जो यात्रा थी मेघालय में, हमारे मेघालय में, जी जी, तो वो कैसे आरंभ हुई? जैसा कि आपने स्वयं ही कहा कि 72 में मेघालय की स्थापना होती है और 72 के पहले जो हमारा अविभाजित असम है, जो पूरा असम का ही क्षेत्र था मेघालय, तो
7वीं 8वीं शताब्दी से हम्म, 7th 8th सेंचुरी में ही जो हिंदी साहित्य में आदिकाल है, जी जी प्रारंभ कह लीजिए, उसका स्टार्टिंग का जो इरा है जी, हिंदी जी, का, उस समय से ही पूर्वोत्तर में हिंदी का श्री गणेश होता है। आदिकाल से ही हिंदी में श्री गणेश होता श्री है गणेश और वो यानी शुरुआत होती है। जी जी। और वो शुरुआत होती है चर्यापद से, हम्म, क्योंकि चर्यापद में असमी भी है, उड़िया भी है, बांग्ला भी है जी। और हिंदी भी है। जी जी तो वहाँ से पूर्वोत्तर में ये हिंदी का प्रादुर्भाव, स्टार्टिंग हम शुरुआत प्रारंभ मान सकते हैं। जी हाँ, जी। और ये क्रम वहाँ से चलता है और चलते चलते जब भक्ति काल आता है हम्म, तो असम के जो दिग्गज वैष्णव कवि हैं माधव देव शंकर देव, जी जी। तो माधव देव शंकर देव के यहाँ जो ब्रजावली है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो जब ब्रज आ गई तो उत्तर भारत की हिंदी पूर्वोत्तर में प्रवेश कर गई, और जब ये प्रवेश की तो वहाँ की संस्कृति भी प्रवेश करी, ब्रजावली आई और ब्रजावली में बरगीत लिखे गए, बरगीत हिंदी में आए। उसके बाद 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ है पूर्वोत्तर में। जी जी। और उसको हम स्वतंत्रता का साहित्य अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जी जी। तो राष्ट्रपिता को नमन करते हुए हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही। कि उनके आने से उन्होंने गोपीनाथ बरदोली को और असम के जो और तमाम बड़े साहित्यकार थे जी, फूकन जी को, इन सबको हिंदी को आगे प्रसार करने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी दिया कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार जी, करें। जी, जी। वो सिलसिला आगे बढ़ता है। शिवसागर में पहले पॉलिटेक्निक स्कूल की स्थापना होती है और वहाँ काष्ठ कला, लौह कला, इस तरह की तमाम की बातें होती। उस वहाँ से फिर आकर के मेघालय की हम पॉलिटेक्निक में जो है उन्होंने 1926 से जी, बारदोली जी ने 1926 से वहाँ पर हिंदी को अनिवार्य कर दिया पॉलिटेक्निक में। और वो भी बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि माइलस्टोन था हिंदी का। तो वो पूर्वोत्तर में हिंदी आई, गांधी मील का पत्थर बन गया वो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में वहाँ से पुराना है, बहुत पुराना है। वो पॉलिटेक्निक से हिंदी चली और फिर धीरे धीरे किन्हीं कारणों से पूर्वोत्तर पूरे असम का अलग अलग राज्यों में विभाजन हुआ और 72 में मेघालय की स्थापना हुई। और यहाँ पर मेघालय में जो हिंदी का सबसे बड़ा, जिसको आपने कहा मील का पत्थर, उसमें जीवन राय का बहुत बड़ा हाथ है। बाबू जीवन राय, क्योंकि महाम सिंह और बाबू जीवन राय लगभग आसपास ही हैं, समकालीन है। तो उनका मेघालय में हिंदी के योगदान में बहुत बड़ा महत्व है। जी जी जी। क्योंकि उन्होंने अनुवाद से हिंदी को बहुत प्रोत्साहित किया। बुद्ध देव चरित का उन्होंने खासी में अनुवाद कर दिया। खासी में अनुवाद किया और कुछ और भी बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी जो उन्होंने खासी में तो की हैं। इसको ये जब हम पूर्वोत्तर से थोड़ा सा हटके जब मेघालय की बात करते हैं, जी हाँ, तो खासी और हिंदी को उन्होंने जोड़ दिया। और खासी और हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं जुड़ी, संस्कृति भी जुड़ गई, संस्कृति भी जुड़ गई। और उसका परिणाम ये हुआ धीरे धीरे कि आज हम देखते हैं कि खासी में बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी से मिलते जुलते हैं। जब हम छुरी बोलते हैं तो खासी में कहते हैं कासुरी, कंबल का किम्बोल, दूध का दूध। तो ये धीरे धीरे हिंदी ने अपनी जगह पूर्वोत्तर में बनाई। इसकी बात अगर आप करें ना, तो जैसे खासी जो मूल खासी संस्कृति है जी, जिसमें कि स्वर्ण युग की कल्पना की है, जो इनकी जो मिथक हैं जी जी, तो कहते थे कि वो जब एक युग था, स्वर्ण युग था, और उसके बाद से जब लोगों का बदल गया, व्यवहार बदल गया, लोग स्वार्थी हो गए, तो कहते हैं कि ईश्वर ने जो स्वर्ण बेल थी या सोने की सीढ़ी थी वो काट दी। जी, जी, जी। तो उस समय एक शब्द के लिए मैं इतना प्रसंग बता रही हूँ कि कहते हैं कि सत्ती चुक, सत्ती चुक ज चुग, तो हम लोग सतयुग कहते हैं उसको। हाँ, सतयुग की समाप्ति, मतलब कि वो एक तरह से शब्द भी है और संस्कृति भी है और हमारी कहीं की मान्यता भी है। सतयुग की कल्पना हमारे यहाँ भी है जी। तो वहाँ से बाबू जीवन राय से बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ कि मेघालय में उन्होंने जोड़ दिया हिंदी को खासी के साथ जी। और दोनों संस्कृतियों का एक तरह से उन्होंने समन्वय किया। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ मेघालय में
मेघालय के संदर्भ में हिंदी का प्रारंभ इसको कहा जा सकता है। जी। और इसकी पृष्ठभूमि तो वहीं से शुरू होती है, असम से, क्योंकि पहले असम था और वहाँ से कैसे 7वीं 8वीं शताब्दी से हम कह सकते हैं कि 1500 बरस से हिंदी यहाँ पर अपनी दस्तक दे रही है। जी जी जी। वैसे तो डॉक्टर शर्मा ऐसा है कि यहाँ पर हिंदी से अनभिज्ञ लोग थे नहीं। ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि व्यापार करने वाले जो व्यापारी आए जी, और श्रमिक आए, मजदूर आए जी, तो वो अपने साथ हिंदी लेकर के आए, चाहे वो टूटी फूटी हिंदी हो, जैसी भी हिंदी हो, वो अपने रूप में यहाँ से और ये हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर है, पूरी भारतीय संस्कृति की। मेघालय से इतर अगर हम पूरी भारतीय संस्कृति की बात करें कि भारतीय संस्कृति समन्वय करती है और सबको पचा लेती है और सारी संस्कृतियों का बड़े आदर भाव से स्वागत करती है। जी जी। वो सभी संस्कृतियों का स्वागत करती है कि हमारे यहाँ जो कोई आए उसका स्वागत है। तो जो वो टूटी फूटी हो, जिस लहजे में आप बोल पाए। हम जब शिलांग के किसी बाजार में जाते हैं, शिलांग का जो सबसे बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार, तो वहाँ पर हमारी उम्र में 70 साल की जो कांग दिखती है, उसको जब हम पूछते हैं कि कांग ये आलू क्या भाव, तो वो ये नहीं समझती कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, लेकिन वो समझ जाती कि इसका रेट ये पूछ रहे हैं। तो वो बताती है कि सिफाऊ हरफाऊ कुछ बोलेगी 10 या 20, और हम उसको बोलते हैं कि कमती कुछ होगा। हम उससे ये नहीं बोलते हैं कि कांग थोड़ा कम करोगी, क्योंकि वो कम करोगी नहीं समझती। उसको हम बोलते हैं कि कमती मिलता, तो वो बोलती नहीं मिला। अब उस कांग को ये नहीं पता कि मिला कि मिलेगा, लेकिन भाव वो समझ पे आ जाता है। मतलब दोनों भाव समझ दोनों, पाते हैं। हाँ, हम जो हिंदी भाषी है वो भी समझ गए, और जो नहीं बोल पा रही हैं तो वो भी समझ गई कि आप कहना क्या, संप्रेषण की शक्ति है। पिछले जो लगभग 1.5 दशक कह लीजिए कि यहाँ से जो जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं, और उसमें जो हमारी भाषा हो गई कि हम यहाँ में बैठा, यहाँ पर हम नहीं बोलते, क्योंकि इनके साथ रहते रहते हम भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगे, जो सहज भाव से इनको भी समझ में आए और हमारे भी समझ में आए, संप्रेषण का जो माध्यम हो जी। और हिंदी ये कहती है, जब आप राजभाषा की बात कर रही थी, तो राजभाषा में तो कुछ निर्धारित है कि जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं वहां पर आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो तकनीकी शब्दावली आयोग से दिए गए। और बहुत कठिन है, वो कठिन है, और वो सामान्य जन की भाषा में समझ में नहीं आती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में जो सबसे बड़ा अंतर वो यही है, राष्ट्रभाषा पूरी छूट देती है कि आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो सामान्य मनुष्य की समझ में हो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल, सामान्य जन जो समझ जाए उसमें आप प्रयोग करिए, जैसे कि हमारी मीडिया की भाषा है। हाँ बिल्कुल। अब आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं हाउ आर यू, HWR टाइप कर देते हैं और यू टाइप कर देते हैं, और हम मान लेते हैं कि हाउ आर यू। अरे वहाँ पर सवाल इस बात का है कि अनीता जी कि हमको समझना है या वहाँ व्याकरणिक चर्चा नहीं करनी। व्याकरणिक चर्चा का क्षेत्र अलग है, बिल्कुल सही। और जो भाषा संप्रेषण की है, जो आदान प्रदान की भाषा है, और कभी कभी कहा जाता है कि जो चीज जितना टूटती है उतना प्रसरित भी होती है। बहुत सुंदर। आप एक तरह से हम जिस पे चर्चा करने वाले थे, अब हम लोग जो है हिंदी की आरंभ से हम अभी हिंदी के सफर में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेघालय में हिंदी के सफर की ओर चल रहे हैं। ये यात्रा है और उसकी जो यात्रा है उसको हम कह सकते हैं कि मेट्रो की स्पीड से मेट्रो की स्पीड से है, स्वर्णिम गति से चल रही है। स्वर्णिम गति। कोई ऐसा हो सकता, कोई हो। मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक बार मैं किसी वर्कशॉप में गया था और वहाँ पर मैंने लोगों को पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझते। 2-3 बार और वो सब किसी कंपनी के किसी PSU के क्लास 1 अधिकारी थे जिनको ये सिखाना था कि आप अपने ऑफिसेज में कैसे हिंदी को प्रमोट करेंगे। तो मैंने उनको दूसरी बार पूछा कि साहब आप लोग हिंदी समझ पाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। तीसरी बार मैंने फिर पूछा कि बिल्कुल बताइए ईमानदारी से कि आप हिंदी समझ पाते कि नहीं समझ पाते? उन्होंने तीसरी बार भी कहा कि नहीं। तो मैं बोला कि आप लोग क्लास 1 अफसर बन के जा रहे हैं एंड यू पीपल आर सिंपल लायर। मैंने 3 बार आपको हिंदी में पूछा कि हिंदी समझ पाते कि नहीं समझ पाते, और आप इस बात को समझ पा रहे हैं तभी आप जवाब दे रहे हैं नहीं। तो उनका चेहरा उड़ गया कि तो इतनी हिंदी समझ पाते हैं। वो किसी पूर्वाग्रह से हो सकता है कि हम हिंदी में प्रश्न करें और आप हिंदी में जवाब न दें। वो पूर्वाग्रही मानसिकता हो सकती है। जी। हमारा किसी हिंदी का किसी भाषा से विरोध ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हम सभी संस्कृतियों का स्वागत करते हैं। अंग्रेज आए, मुगल आए, हमारे यहाँ सबका स्वागत है। नहीं तो हिंदी की जो शब्दों की जो प्रकार हैं उसमें देशज और विदेशज है, स्थानीय शब्दों संकर भाषा है। संकर भाषा है हमारे यहाँ। जी हाँ जी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अभी 14 सितंबर आने वाली है कि हम हिंदी को स्ट्रांग बनाएंगे। अब ये हिंदी को स्ट्रांग बनाएंगे साहब, कौन सी राजभाषा का है कि राष्ट्रभाषा का है कि हिंदी का है कि संस्कृत का है? ये किस भाषा का शब्द है? इसको हम स्वीकार करते हैं कि आप जैसा बोल सकते हैं
वो ट्रेन लेट है। अब ट्रेन लेट है में है के अलावा तो कुछ हिंदी का है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सब सही। कुछ तो अंग्रेजी का है। लेकिन इसको हमने अंग्रेजी ने स्वीकार कर लिया। हम ट्रेन को ट्रेन बोलते हैं, रेल भी अंग्रेजी का शब्द है। हम उसको लौह पथगामिनी नहीं बोलते। कि जो शब्द समाज स्वीकार कर सके, जिस भाषा को समाज सहजता से स्वीकार कर सके, वो भाषा, उन शब्दों का, उन वाक्यों का प्रयोग हमें करना चाहिए। और हिंदी ये कहती है, राजभाषा विभाग में समय समय पर तमाम पत्र आते हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। एक तो मुझे वो जो आपके वो पंक्ति थी, अभी जो वक्तव्य था आपका, कि जो भाषा जितनी टूटेगी प्रसरित होगी, उतनी प्रचलित भाषा ही नहीं। जैसे किसी चीज को कहते हैं कि जैसे जल है, तो जल जब गिरता है तो प्रसरित होता है और इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें छड़ांध आ जाती है। अपने यहाँ जब कहा जाता था कि बुद्धि कैसी होती है, तो एक तैल बुद्धि होती थी। जल में आप एक बूंद तेल डालिए तो वो फैल जाता है। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। और सबसे मंद बुद्धि माना जाता है टाट बुद्धि, यानी रबड़ में आप छेद करिए और निकाल लीजिए तो फिर छेद पूरा हो जाएगा। तो कुशाग्र बुद्धि हिंदी कहती है कि आप प्रसरित होइए, और प्रसरित होने में कुछ शब्द का अगर परिवर्तन होता है तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए सामान्य भाषा में, क्योंकि भाषा जो है समय समय अनुसार बदलती गई, चाहे बदलती गई। अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, ये सब आई है। तो ये भाषाओं खड़ी बोली जब खड़ी बोली आई तो प्रताप नारायण मिश्र ने खड़ी बोली में यही तो किया। 12 खड़ी का प्रयोग उन्होंने किया शब्दों में। और जो वहाँ की, हमारे यहाँ की कह लीजिए, जहाँ का मैं बैसवारे का हूँ, वहाँ की जो अवधि थी, जइहो को उन्होंने कर दिया जाओगे, खइहो को खाओगे। तो उसको उन्होंने मात्राएं लगा दिया और खड़ी बोली बना दिया और कहा कि ये स्वीकार्य है। जी जी, तो वो मानी गई। जब ब्रज से निराला जी खड़ी बोली में आए तो उनको कहा गया कि तो साहब केचुआ छंद है, लेकिन बाद में उसको माना गया। जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहले निरस्त कर दिया, बाद में जूही की कली छायावाद की बहुत बड़ी रचना मानी गई। समय स्वीकार करता है, उस समय नहीं। और जो भी कभी कोई परिवर्तन आता है तो परिवर्तन सहज भाव से मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाता। परिवर्तन जब आता है तो उसका विरोध, तात्कालिक विरोध होना स्वाभाविक है। जब मनुष्य को लगता है कि नहीं ये चीज ठीक है तो वो धीरे धीरे स्वीकार करता है। आज मान लीजिए महामारी का समय चल रहा है तो हम धीरे धीरे समझ गए कि सफाई रखना हमारे लिए जरूरी है। घर के बाहर अगर हम पैर धुल के जाते थे, हमारे यहाँ सनातन परंपरा थी कि घर के बाहर ही हम लोग पैर धुल के जाते थे। हम एक दूसरे को हाथ जोड़कर ही नमस्कार करते थे। तो उसमें बुराई क्या थी? वो तमाम तरह की कुछ विकृतियां कहिए या जो भी था वो आ गया, उसके कारण हमारा बहुत कुछ दूषित हुआ। आज उसी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। पूरी दुनिया आज भारतीय संस्कृति को प्रणाम करने पर विवश है। और वही हाल हिंदी का है। अगर आज वो दुनिया की 55 करोड़ लोग दुनिया में हिंदी समझते बोलते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। जी जी। अमेरिका जैसे देश में हिंदी के विश्वविद्यालय, तो ये इसका सफर जो है पूर्वोत्तर में भी बहुत बहुत अच्छे बढ़िया ढंग से चल रहा है। डॉक्टर शर्मा, ये जो हिंदी को लेकर के जो चुनौतियां हैं, अगर हम देश के स्तर पे बात करें तो हर एक की परिस्थितियां अलग अलग हैं जी। लेकिन हमारे मेघालय राज्य में इस पे किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि हमारे मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी है? यहाँ की जो लिपियाँ, चूँकि खासी तो लिपिविहीन भाषा है जी जी, और पहले ये सांकेतिक लिखी जाती थी जी जी। और ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, जो हमने पढ़ा है यहाँ के इतिहास में, कि मेघालय की जो लिपि थी वो वृक्षों की छाल पर लिखी जाती थी। और ये भी सुनाई देता है, पढ़ा जाता है कि ये जो छाल होती थी ये एक बार डूब गई। वो मिथ, एक कहानी है, मिथ है। तो लिपि डूब गई इनकी। और इनकी जो लिपि आई वो रोमन है, और खासी की तो कोई लिपि है नहीं। इनकी लिपि रोमन है। और जो मेघालय राज्य में राजभाषा अंग्रेजी है, तो उसको आप राजभाषा हिंदी नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ का जनमानस है, नहीं, यहाँ की जनमानस की ही बात कर रहे हैं। यहाँ का जनमानस हिंदी राजभाषा में काम नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि राजभाषा हिंदी का जो केंद्रीय, जो संघ के नियम है यूनियन के, वहाँ पर भी ये है कि जो मेघालय है वो गा क्षेत्र में है, और गा क्षेत्र में जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं उनको भी 100% हिंदी में काम करने के लिए नहीं कहा जाता। बाध्य नहीं कर सकते। उनके लिए 55% है। मतलब जो चाहे वो हिंदी में करे, नहीं तो अंग्रेजी में उनको अगर हमारे मेघालय में अगर किसी कार्यालय ने 55%, 55% हिंदी में कार्य कर लिया तो वो कार्यालय, वो ऑफिस नोटिफाइड हो जाता है, गजटेड हो जाता है। वाह।
कि ये इसने हिंदी का 100% टारगेट अचीव कर लिया, तो उनके लिए 55% है। 100% कार्य करना हिंदी में वहां के लिए अपेक्षित है जो ए रीजन में है, का क्षेत्र में है, जहां पर पूरी तरह से हिंदी भाषी क्षेत्र है। आपका दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया। लेकिन जो गा क्षेत्र है, और ये तो जो पूर्वोत्तर पूरा गा क्षेत्र में है, तो यहाँ पर हिंदी का प्रतिशत बहुत कम है। तो केंद्र सरकार के कार्यालयों में अंग्रेजी में काम होता है, और उसको कहा जाता है कि आप करिए और हिंदी में भी करने की कोशिश करिए, और बाध्यता नहीं। राजभाषा विभाग में कहीं पर यह नहीं लिखा कि आपको इतना % काम करना ही पड़ेगा। वहां हर जगह कहा जाता है कि अपेक्षित है। उसके लिए तमाम तरह के प्रावधान है, क्लासेज हैं, वर्कशॉप हैं, जिससे कि कर्मियों को, अधिकारियों को राजभाषा से संबंधित शिक्षा दी जाए, उनको वर्किंग हिंदी सिखाई जाए। और उसमें कहा जाता है कि आप ऐसी हिंदी का प्रयोग करें जो सहज हो। वही मतलब कि आपका कहिए कि दिन प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाली भाषा वही कीजिए। तो यहाँ की जो मेघालय के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं कि मेघालय में हिंदी के लिए क्या चुनौतियां हैं, तो केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, लगभग 100 के ऊपर कार्यालय ऐसे हैं जो हमारे टोलिक के अंतर्गत आते हैं, तो उन कार्यालयों में भी अपेक्षा की जाती है कि आप हिंदी में काम करने का प्रतिशत अपना बढ़ाएं। और जब केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी बढ़ेगी, और एक नियम या कह लीजिए अपेक्षा है कि जो राजभाषा से जुड़े हुए लोग हैं, केंद्र सरकार PSUs के जो लोग हैं, वो हिंदी का प्रयोग करें। और वो जब हिंदी का प्रयोग करेंगे, उनके घर में हिंदी का प्रयोग होगा, समाज में प्रयोग होगा। तो इससे स्वाभाविक है कि अपने आप ही हमारे राज्य मेघालय में हिंदी का विकास होगा। लेकिन हिंदी के शिक्षण के लिए भी राज्य सरकार की जो विद्यालय हैं जी, इनको लेकर के भी थोड़ी सी चुनौतियां तो हैं। वहाँ पर मुझे लगता है कि तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। वहाँ पर मुझे लगता है, और हम एक तरह से उनको निवेदन कर सकते हैं कि हिंदी को एक चॉइस के रूप में मेघालय के एम्बोस जो है, वहाँ पर हिंदी को रखा जाए। अगर जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो वो हिंदी पढ़ें, क्योंकि हिंदी का स्कोप बहुत है। हिंदी का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय मेघालय ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और वैश्विक स्तर पर भी हिंदी अपना जबरदस्त उल्लेखनीय मकाम हासिल कर रही है। हाँ, क्योंकि हिंदी के पास जो है ऐसा हो गया कि बाजार आ गया है, हिंदी बाजार से जुड़ गई है, और बाजार विज्ञापन कंपनियों से जुड़ गई है। बाजार कहता है, बाजार अपनी पैठ बनाने के लिए आपके जेहन में घुसता है। अब आपको बाजार सामान लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक ऐसी मशीन है, उस मशीन में आप सब कुछ कर सकते हैं, और वहां पर आप उसी भाषा में करेंगे जिस भाषा को आप जानते हैं। तो बाजार आपके यहाँ, आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में कर लीजिए, आप क्लिक करिए, सारा सामान आपको 4 दिन 5 दिन बाद आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। जी। तो बाजार जो है, और जो मीडिया है, वो हिंदी को बहुत तरजीह दे रही है, और हिंदी को तरजीह देने के कारण हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारे जो मेघालय के बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, उनको ये भी बताने की जरूरत है कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा हिंदी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उनको जीविका मिल सकती। बच्चे ये पहला स्वाभाविक प्रश्न करते हैं आज के बच्चे कि हम मुंशी प्रेमचंद को क्यों पढ़ें, उनसे हमको क्या मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद से जो जीवन का ढर्रा है, वो आपको इंसान तो बनाता ही है, और आपको जीने का तरीका भी बता देता है। तो हिंदी जीविका का बहुत बड़ा साधन बन रही है। तो ये अगर हमको लगता है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग उदार मना होकर हिंदी को इंट्रोड्यूस करें तो बहुत बड़ी बात होगी, और ये जो हिंदी के लेके जो चुनौतियां हैं वो दूर होंगी। और ये मन से निकालने की जरूरत है कि किसी भाषा का ज्ञान होना जानकारी हो सकती है। किसी भाषा में फर्राटेदार बोल देने का अर्थ ये नहीं होता कि आप प्रतिभावान हैं। कोई भी भाषा हो, हम किसी भाषा का नाम नहीं लेते, और हिंदी हर भाषा को स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, विदेशी आए, अंग्रेज आए, उनको हमने स्वागत किया, उनकी भाषा का स्वागत किया, लेकिन हम उसके बदले अपनी अस्मिता को छोड़ दें, ये कम ठीक है। क्योंकि हिंदी सिर्फ अभिव्यक्त का माध्यम नहीं है, वो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। तब हमारा देश, हमारा भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहा जाता है। यहाँ पे ये जो है मेघालय राज्य की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि काफ़ी, क्योंकि मैं भी हिंदी पढ़ाती हूँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उनकी समस्याएं क्या होती है, कहते हैं कि कुछ बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल के, जैसे कि बहुत सारे स्कूलों में क्या है कि वो कक्षा 5 से लेकर 8वीं कक्षा तक ही हिंदी है। उसके बाद जो है वो आगे चल करके वो अंग्रेजी या उनकी स्थानीय भाषा जो भी ले लेते हैं, और अगर वो हिंदी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो 11वीं और 12वीं
के बीच और 10वीं के बीच काफ़ी अंतराल आ जाता है, जिसके कारण कि वो जो है बीए नहीं कर सकते। वहाँ पर उनको हिंदी में ऑब्स्ट्रक्शन है। जी आप ये हाँ। कहना चाहती हैं क्योंकि हायर जब वो छोटे इस स्तर पे हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो वो उच्च शिक्षा में हिंदी के लिए कैसे जाएंगे, यहाँ थोड़ी समस्या है। ये हायर सेकेंडरी लेवल का जो आप कह रही हैं, जी जी, जो वो हायर सेकेंडरी लेवल है वहाँ पर हिंदी नहीं है, उसी को मैं कह रहा था कि वहाँ पर हिंदी को इंट्रोड्यूस करने की अब जरूरत है। अब ये समय ऐसा है जब इसको, ये सही समय, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सही समय है, हम 21st सेंचुरी में, जहाँ पर, और गत कई सालों से हम देख सकते हैं कि हिंदी की जो पहचान है वो बहुत उल्लेखनीय हुई है। अभी थोड़े दिन पहले आप देख सकते हैं कि मेघालय में हमारे गृह मंत्री का दौरा होता है और वहाँ पर सारा कार्यक्रम हिंदी में होता है। तो ये उल्लेखनीय चीजें हैं। हमको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप मेघालय से बाहर जाएंगे तो आपको हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली एयरपोर्ट में अगर आप उतरेंगे और पूरा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे तो जो हमारा दिल्ली का रिक्शा वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला भाई है वो आपको कैसे ले जाएगा? वो चांदनी चौक के बजाय कहीं और ही ले जाके खड़ा कर देगा। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे अंग्रेजी है, वैसे भारत में आपको सहज भाव से विचार विनिमय निर्वहन करने के लिए हिंदी की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है जब हिंदी को और तीव्र गति से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सकारात्मक है हिंदी का विकास जो है। जो बच्चे हैं यहाँ के स्थानीय बच्चे जो हैं वो इसमें शोध कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और इसमें जो है एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, और आगे चल के उनकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इसमें जो है मैं, आप क्या कहते हैं, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है? बिल्कुल, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है जी, बहुत बड़ा योगदान है। वो हिंदी की फिल्में देखकर हिंदी सीख लेते हैं। हाँ, और वो हिंदी के कई सारे प्रोग्राम देख के हिंदी सीख लेते हैं। हमारे रेडियो, आकाशवाणी, रेडियो जॉकी, ये इन सब से हिंदी सीखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, इन जी सब हाँ। से हिंदी सीखते हैं, बोलते हैं। हमारे दूरदर्शन मेघालय दूरदर्शन में आज हिंदी में चर्चा हो रही है। और ये बड़ी बात है। मैं तो मेघालय दूरदर्शन को बधाई देता हूँ कि सितंबर के महीने में उन्होंने इस हिंदी पर चर्चा कराई, हिंदी के महत्व पर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पूरा सितंबर का माह ही हमारे यहाँ हिंदी के लिए समर्पित है। जी, कोई हिंदी पखवाड़ा मनाता है, कोई हिंदी सप्ताह, कोई हिंदी माह, कोई हिंदी दिवस। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की चीज़ों से चुनौतियाँ दूर होंगी। अच्छा, आप चूँकि इग्नू से जुड़े हुए हैं, तो इग्नू में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जैसे अनुवाद का। जी। तो अगर अनुवाद जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है कहिए कि लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि अनुवाद जो है सेतु का काम करता है एक भाषा से दूसरे पर। बिल्कुल। तो इसमें रोजगार के अवसर भी हैं। जो खासी से हिंदी में अनुवाद कर लिया, या हिंदी को खासी अनुवाद कर लिया, या किसी और भाषा से ऐसे अनुवाद कार्य कर लिया, तो उसमें जो है अनुवाद किस प्रकार से, मैंने तो बता दिया, लेकिन आप विशेषज्ञ हैं, तो अनुवाद किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकता है? अनुवाद ही नहीं, संक्षेप में, सिर्फ अनुवाद ही नहीं, पूरा जो हिंदी का क्षेत्र है हिंदी अध्ययन का, तो एक तो ज्ञान परक हो गया और दूसरा जीविका परक। अब जब जीविका परक में हम जाएंगे हिंदी में, तो उसके दो क्षेत्र हैं, एक एकेडमिक और एक नॉन एकेडमिक, प्राध्यापकीय जीवन, अध्यापकीय जीवन, और दूसरा नॉन टीचिंग, जिसको आप कह सकते हैं। हाँ, वो लोग मतलब कि अलग हट करके टीचिंग से इग्नू में जो कोर्सेज आपने बताए, एमएसडी है, एमए हिंदी है, तो आप कम समय में वो कोर्स करके अपने रोजगार कमा सकते हैं। बिल्कुल। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इग्नू में 1 साल का होता है। उसको करके उसको करके आप राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई करिए, आप हिंदी अनुवादक के लिए अप्लाई करिए, आप इंटरप्रेटर के लिए अप्लाई करिए, मीडिया में जाइए आप। और कभी कभी तो जो अनुदित कृति है वो मूल कृति से ज्यादा विख्यात हो जाती है। बहुत सही कहा। अच्छा, चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक लाइन में मान लीजिए अगर मैं कहूँ तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि हिंदी को बढ़ावा देने में हमें तमाम तरह के पूर्वाग्रहों को किनारे रखने की जरूरत है। जो पहले से सोच हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है उसको हटाने की जरूरत है। हम पूर्वाग्रह रहित हो जाएं तो हमारा डेवलपमेंट का जो ट्रैक है बहुत तेजी से चलता है, विकास होगा। पूर्वाग्रह से मुक्त होने की जरूरत है। तो हिंदी निश्चित है कि एक दिन बहुत आगे बढ़ेगी, और जो आप कह रही थी कि हो सकता है उसको राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिल जाए। जी जी जी। और वैसे तो लोग व्यवहार में और बोलचाल की भाषा में यहाँ पर हिंदी काफ़ी लोकप्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोकप्रिय है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही और ज्ञानवर्धक भी रही, लेकिन क्या करें दर्शकों, समय की अपनी सीमा होती है, वरना डॉक्टर शर्मा से और कुछ भी जाना जा सकता था। गागर में कहते हैं, इस गागर में सागर समेटने के जैसा हो गया, लेकिन आशा करती हूँ कि कुछ न कुछ तो आपने भी
आपके काम की बात भी आपको मिली होगी, क्योंकि हिंदी केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि रोजगार के लिए भी आपके लिए लाभदायक है और बड़ी सहज है और बड़ी सरल है। एक बार कोशिश करके तो देखिए, क्योंकि मैं ऐसे समय में एक महान हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद कर रही हूँ, क्योंकि उनके शब्दों से इसका समापन करूँगी कि हिंदी में सहज समाई है जी। तमाम विभाषाओं और भिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ तत्व इसमें धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं, यहाँ आकर वे हिंदी के ही हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी हम सब की वाणी है। इसके साथ ही अनीता पंडा यहाँ पर विराम लेती है और आपको डॉक्टर श्याम बाबू शर्मा जी बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन हिंदी दिवस के ऊपर, और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को और आपको जो ये संदेश दर्शकों तक पहुंच पाया। जय हिंदी, जय भारत।